हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण। पर्यावरण का टॉपिक लगभग 7-8 टॉपिक है जो कि ख़त्म हो चुका है और हम लोग पढ़ेंगे अब पर्यावरण से संबंधित जो भी बचे कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। पर्यावरण से संबंधित जो भी फैक्ट्स वगैरह तथ्य वगैरह हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। जो भी बचे हैं, बाकी हमने पर्यावरण से संबंधित जो भी 7-8 टॉपिक हैं पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हम इन लोगों को देख लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे कि पर्यावरण को ख़त्म कर दिया जाए। और इतनी बेहतरीन तरीके से पर्यावरण को ख़त्म किया गया है ना, टॉपिक पढ़ाकर उसका PYQ सॉल्व करवाकर, ताकि हम लोग का जो बिहार PCS का एग्ज़ाम है, यूपी PCS का एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को। बिहार PCS का तो पोस्टपोन हो चुका है, देखिए कब एग्ज़ाम की डेट आती है तो आपको सूचना ज़रूर दी जाएगी हमारे टीम द्वारा और हमारे चैनल पर, ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण को पढ़ चुके हैं लगभग, बस उसके कुछ जो तथ्य बचे हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं जो कि एग्जाम में पुछल्ले टाइप के आ जाते हैं प्रश्न जो कि पर्यावरण से संबंधित होते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग कि कैसे पढ़ना है, कैसे उसको डील करना है, ताकि कुछ पर्यावरण में बचा न रह जाए। थोड़ा बहुत उसका शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखेंगे हम लोग, फिर उसके बारे में, फिर उसका जो है जितना बचा प्रश्न है PYQ पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, अन्य लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, यूपी PCS, है ना, जो भी पूछा है, और अदर स्टेट के जो भी लोक सेवा आयोग पूछे हैं, पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और उनका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और कुछ नोट्स को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है जिनको हम लोग को देखना है पर्यावरण में। तो आइए देखते हैं हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों। आइए, आप लोग को पता है कि पर्यावरण जो सीरीज चल रही है उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। ये देखिए बचे कुछ तथ्य हैं पर्यावरण से संबंधित। आज आप लोगों का पर्यावरण मामला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जो भी तथ्य हैं, पॉइंट्स में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग PYQ को सॉल्व करेंगे। पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। इन्हीं सब पॉइंट्स पे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग आराम से देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए क्या पॉइंट्स कहता है। पहला पॉइंट है इको मार्क। इको मार्क का आप लोग नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे। पैकेट में कोई भी चीज़ आती है बंद हुए, जैसे बिस्किट हुए, कुरकुरे वगैरह हुए, जो भी चिप्स वगैरह हुए, जो भी पैकेट में बंद पैकेट में सामान आता है ना, आप लोग खाते पीते हैं, उस चीज़ पे एक हरा सा मार्क होगा, बीच में व्हाइट कलर का गोला होता है जिसको इको मार्क कहा जाता है, यानी कि वो पर्यावरण के अनुकूल की बात करता है ना। उसी इको मार्क की बात करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इको मार्क का बारे में क्या मतलब है, क्या इसका समझ है और इस पर कैसे प्रश्न बनता है पर्यावरण में हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इको मार्क प्रमाण चिन्ह उन उपभोक्ता उत्पादों को दिया जाता है। देखिए पढ़ने का भी एक, अंडरलाइन करने का भी एक तरीका होता है, इस चीज़ को आप लोग सीखते जाइए, ठीक है ना, ताकि एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे रहेंगे तो प्रश्न को कैसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है ताकि दोबारा प्रश्न न पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रमाण चिन्ह उन उपभोक्ता उत्पादों को दिया जाता है जो भारतीय मानकों के निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों तथा गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इको मार्क जो प्रमाण चिन्ह है उन उपभोक्ता उत्पादों को दिया जाता है जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और हमारे जो पर्यावरण का एक मानक तय किया गया है उस मानक पर वो सही खरा उतर रहा है, उस उत्पाद को पर्यावरण इको मार्क ये जो लाइसेंस है दिया जाता है, ठीक है। इस पर प्रश्न बनता है और प्रश्न क्या बनता है कि पर्यावरणीय मानदंडों तथा गुणवत्ता आवश्यकताओं को भारतीय मानकों के लिए कौन सा प्रमाण चिन्ह दिया जाता है। तो 4-5 प्रमाण चिन्ह आपके ऑप्शन में दे देगा। तो वो भारतीय मानक BIS द्वारा दिया जाता है, उसका नाम है इको मार्क। क्या नाम है बच्चों? इको मार्क, ठीक है। इको मार्क यानी यह प्रमाण चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो BIS
यह प्रमाण चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 1991 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS द्वारा 1991 में इको मार्क प्रमाण चिन्ह को, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रारंभ किया गया था 1991 में। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन, वर्तमान में इस इको मार्क योजना जो है इसका क्रियान्वयन, इसका देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPCB बोलते हैं। यानी CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ मिलकर करता है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो और CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग खास ध्यान रखिए और ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए कि क्या है, कैसे है, और इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण का जो कुछ फैक्ट हैं जो कि पूछता रहता है ना। मैं पर्यावरण का टॉपिक लगभग खत्म कर चुका हूँ। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक से पारिस्थितिकी का मामला चलेगा। पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी टॉपिक आएंगे, टॉपिक वाइज एक पॉइंट के रूप में नोट्स दिया जाएगा और PYQ जितना पूछा गया है पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर पेपर को जो क्वेश्चन बने हैं उनको सॉल्व किया जाएगा पारिस्थितिकी के। अब पर्यावरण का मामला यहाँ से खत्म होता है, अब पारिस्थितिकी का मामला शुरू होगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अगले टॉपिक से पारिस्थितिकी शुरू होगी। फिलहाल आज पर्यावरण का लास्ट है, देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है WM एडम्स। एक व्यक्ति है जिनका नाम है WM एडम्स। इनकी एक पुस्तक है, यही पर्यावरण का जो बचा खुचा फैक्ट है, देखिए यही सब पूछता है। WM एडम्स की पुस्तक का नाम क्या है? हरित विकास। WM एडम्स का पुस्तक का नाम क्या है? हरित विकास, अंग्रेजी में ग्रीन डेवलपमेंट, जो प्रकाशित हुई थी 1991 में। यानी पहला संस्करण उस किताब का, हरित विकास किताब का पहला संस्करण 1990 में आया था। ठीक है, यह प्रश्न बनता है और यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एल्सवर्थ हटिंगटन। एल्सवर्थ हटिंगटन यानी एल्सवर्थ हटिंगटन पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल्सवर्थ हटिंगटन, जिनकी पुस्तक की नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये भी पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है, तो पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है तो पर्यावरण के टॉपिक में जरूर प्रश्न बन सकता है और बना हुआ है, तभी तो ये पॉइंट आया है। बिल्कुल आया है, बिल्कुल बना हुआ है एल्सवर्थ हटिंगटन। इस पॉइंट को आप लोग पर्यावरण का एक शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। हमारे जितने 7-8 वीडियो है, 7-8 टॉपिक को पर्यावरण को खत्म कर चुके हैं और उनका शॉर्ट्स नोट्स और ये जो है शॉर्ट्स नोट्स जो आप पढ़ा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, ताकि पर्यावरण में फिर दोबारा कहीं का मैटर खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे नोट्स पॉइंट हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो कि 1915 में इसका पहला संस्करण आया, यानी 1915 में एक किताब लॉन्च हुई। कौन सी? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। किसके द्वारा लिखी गई है? एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखते हैं रेचल कार्सन। ये अमेरिका की एक दार्शनिक हैं, लेखक हैं, जो भी हैं, रेचल कार्सन नाम है इनका। और इनकी पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, और बहुत चर्चित पुस्तक भी है और क्लाइमेट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। कौन सी? रेचल कार्सन की पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, ये प्रश्न में क्वेश्चन पुटअप हुआ है और पुटअप होता है पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, इसको भी नोट करिए आप लोग। ये साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की पुस्तक है, जिनका नाम जो कि प्रकाशित हुई थी 27 सितंबर 1962 में। देखिए साइलेंट स्प्रिंग कितनी बेहतरीन पुस्तक है, पर्यावरण से संबंधित है और ये प्रकाशित हुई थी 27 सितंबर 1962 को। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। इसके लेखक कौन है? मसानोबु फुकुओका। ये एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। ठीक है, जिनका पुस्तक का नाम है प्राकृतिक कृषि और अन्वेषक।
प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। देखिए कितना सिंपल सा नाम है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता, ठीक है, आविष्कारक, इनोवेशन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका। यह एक जापानी किसान और दार्शनिक, ठीक है, यह एक जापानी किसान और दार्शनिक थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाची-माड़ा। आप लोग देख रहे हैं इस पॉइंट को, प्लाची-माड़ा पॉइंट है ना, एक गांव का नाम है प्लाची-माड़ा, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक गांव है जो कि पलक्कड़ जिले में पड़ता है, ठीक है, पलक्कड़ जिले में पड़ता है। कौन सा गांव है? प्लाची-माड़ा, दक्षिण भारतीय राज्य का है, केरल में पड़ता है, पलक्कड़ जिले में पड़ता है, गांव का नाम प्लाची-माड़ा है, ठीक है। ये प्रश्न में पूछ सकता है क्योंकि ये किसी विषय से संबंधित चर्चे में आया था ये गांव, इसलिए प्लाची-माड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है आने वाले समय में, ठीक है। इस पर हम लोग प्रश्न जब बनेगा तो PYQ जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हम पढ़ा चुके हैं पिछले, आप वीडियो में चैप्टर में जाकर देखिए, है ना। PYQ भी सॉल्व करवा चुके हैं और ठीक है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। ये बात तो आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज आप जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 1972 के 20 साल बाद यानी 20वीं वर्षगांठ में पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट बना। रियो समिट हुआ यहाँ पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था कौन? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 वाला। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का जो सम्मेलन हुआ ये पर्यावरण पर विश्व का पहला सम्मेलन था, ठीक है। इसी सम्मेलन के पश्चात यानी इसी सम्मेलन के बाद, किसके सम्मेलन के बाद? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जिसको बोलते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लासों में, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इन सबको व्याख्यायित कर चुका हूँ, इन सबको अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया, ठीक है। इस चीज को आप देख रहे हैं, पॉइंट को, हमारे सब पॉइंट को देख रहे हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ, अक्सर पूछता है, हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे PCS प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, जो भी हो, बनता है भाई, बनता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ, विश्व का पहला सम्मेलन था, किस पर? पर्यावरण पर, ठीक है। और इसी के पश्चात 15 दिसंबर 1972 को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा सब जितने। तो दोस्तों हम लोग देखे थे कुछ पॉइंट देखे थे जो कि पर्यावरण से संबंधित, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि अक्सर टॉपिक में नहीं मिलते हैं, तो हम लोग उसको चूज करके प्रश्न से बनाकर जो पिछले वर्षों में पूछा गया है उनसे बनाकर हम लोग जो है आप लोगों को दे रहे हैं। और वो इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं कि मैं क्या बताऊं, वो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है, जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा भी गया है और पूछा जा रहा है फिलहाल वर्तमान में भी, क्योंकि फैक्ट्स हैं तो पर्यावरण से संबंधित पूछे जा सकते हैं जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होंगे ये, क्योंकि ये बदलता तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तक लिखी गई है पर्यावरण पर, अब उसमें क्या अपडेट होगा, बस वो पुस्तक का लेखक पूछ देगा, जो भी आने वाला एग्ज़ाम होगा उस पर पर्यावरण से संबंधित पुस्तक पूछा जा सकता है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को पॉइंट बताया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉइंट को नोट कर लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उन्हीं पॉइंट्स पे प्रश्न बने हुए हैं और उन्हीं पॉइंट्स को देखना है, क्योंकि आज पर्यावरण को समाप्त कर देना है, ठीक है। इतना अच्छे से उसका प्रीवियस ईयर साथ में पॉइंट भी लिख लेना है
साथ में पॉइंट भी पढ़ाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी सॉल्व करवाया जा रहा है। इससे बेहतरीन और क्या लेंगे आप लोग क्लास में, जो कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल की फीलिंग करा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में कितना पैनिक होना है, क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से कैसे प्रश्न पढ़ना है, सब कुछ डिटेलिंग किया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न पढ़ना है, इस कीवर्ड को गोला करना है, इस कीवर्ड को मार्क करना है, ताकि दोबारा हमें प्रश्न पढ़ने की जरूरत न पड़े और जिससे एग्जाम हॉल में पेपर देते वक्त समय हमारा बचे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने से बचे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कितना अनुभव दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी जारी है हम लोगों का, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उस चीज़ को हम लोग फील कर रहे हैं, बता पा रहे हैं, जो चीज़ आप ही लोग की तरह भी एकदम बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग की तरह ही जैसे आप लोग फील करते हैं, जैसे डर है, जैसे फियर है अंदर, ठीक है, सब कुछ एकदम हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी बड़ा देखे हैं, अब बड़ा अनुभव लेकर आए हैं, तब इस चीज़ पे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर और एग्जाम हॉल की फीलिंग कराते हुए प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं जो पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, पॉइंट बताए हैं, उन पर कैसे प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न आप लोग को देखिए, आप लोग पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। भाई कौन कौन वाक्यांश है, आइए देखते हैं। कथन ए कहता है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, जैसे मार्क कर रहा हूँ, वैसे ही मार्क करने का तरीका आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी करिए, ठीक है। और नहीं तो इसको बार बार वीडियो को देखिए आप लोग 1.25 पर 1.5 गुना करके देखिए, बट देखिए इस वीडियो को, ताकि एकदम एग्जाम हॉल में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ को डायरेक्ट हम लोग साथ में लेकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कथन ए आप लोगों का दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, मतलब इस कथन का कारण दिया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि पॉइंट आर में दर्शाया है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है जल प्रिय पौधे, जल प्रिय पौधे का मतलब होता है क्या, जो जल में अनुकूल हो, जो जल में रहते हो, जलीय पौधे हो, उन्हें कहते हैं जल प्रिय पौधे। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। भाई सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है। इस चीज को मैं हरदम बताता हूं कि प्रश्न के लास्ट में क्या पूछा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। इस चीज को नोटेट करना है, माइंड में बैठा लेना है कि प्रश्न के लास्ट में क्या पूछा है, प्रश्न के लास्ट में सही है पूछा है। तो इन दोनों कथन और कारण में दोनों में कौन सही है कौन गलत है, तो सही वाला बताना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन कूट में दिया है। कूट ए कहता है, कूट ए इसलिए कहता है, क्या कहता है, कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये प्रश्न हमारे लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े अच्छे से बनते हैं। स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोगों के पास क्या है, ऑप्शन ए तो है कि सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, और दोनों सही बोलता है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे मार्क करना है, ऐसे प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, जरा इसको पढ़कर बताइए तो, क्योंकि मैं ये प्रश्न पॉइंट में बता चुका हूँ पहले शुरू के टॉपिक में। शुरू से वीडियो फिर से देखिए अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिनको समझ में नहीं आया है पॉइंट, वो वीडियो को फिर से प्ले करके देखें, फिर से रिवाइज करें, बैक जाएं, फिर से देखें। 7-8 टॉपिक पढ़ाए हैं, 7-8 टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िए, पर्यावरण खत्म हो जाएगा आप लोगों का। प्रीवियस ईयर कहीं भटकना की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांति माहौल में एकदम चुपके से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ और इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिए।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे इसका पहला का। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप लोगों का प्रश्न जो है यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ है। ये जो प्रश्न पूछा है यूपी पीसीएस 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे भी रिपीटेड हुआ है यही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिलहाल 2009 में यूपी पीसीएस पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सही है। नीचे दिए गए प्रश्न एक का नीचे दो वाक्यांश दिए हैं। कौन कौन? कथन ए दिया है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। बिल्कुल है, अगर जलवायु सही है तो प्राकृतिक वनस्पति भी सही होती है ना। अगर जलवायु हमारा नहीं सही है तो प्राकृतिक वनस्पति कैसे इस क्लाइमेट में टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। यानी कि जरूर सूचकांक बन रही है ना, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल है। अगर हमारा जलवायु साथ नहीं दे रहा है, हमारा जलवायु डिस्टर्ब है, तो पेड़ पौधे बता देते हैं कि डिस्टर्ब है या नहीं जलवायु। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर गर्मी ज़्यादा तपन में हो रही है, बरसात भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो सूखने के कगार पे आ जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो कुछ संकेत हमें कर रहे हैं कि जलवायु सही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग को समझ में आया? तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है मेरे भाई। कारण आर कहता है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपका प्रश्न ए, ऑप्शन ए, कूट ए जो दिया है वो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। जलप्रिय पौधे, ठीक है, जलप्रिय पौधे जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल जलप्रिय पौधे जलवायु में आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, जो जलप्रिय पौधे होते हैं। ये आपका प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 में आया था और आगे भी बन सकता है प्रश्न, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आयोग ने पूछा हुआ है। ठीक है, हम लोग कैसे प्रश्न को डील कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, देखिए, है ना, ये चीज़ कितना सही सटीक आंसर अपने आप आ जाता है अगर प्रश्न समझ में आ जाता है तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कहता है इको मार्क। इको मार्क अभी हम पॉइंट बताते हुए समझाए हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से जाइए वीडियो में देखिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन ए कहता है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। ऑप्शन ए आप लोगों का क्या कहता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। ऑप्शन बी आप लोगों के पास है प्रोटीन समृद्ध हो। ठीक है, ऑप्शन सी है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। ठीक है, ये हम समझा चुके हैं इको मार्क क्या है, इसका प्रश्न है। अब प्रश्न आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के पास 3 सेकेंड का समय है, 3 सेकेंड का समय है इसका आंसर ए बी सी डी में फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। जल्दी से इको मार्क वाला जो प्रश्न है उसको आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मैं पॉइंट में इको मार्क के बारे में अभी 10 मिनट पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी इसको कमेंट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अगर आंसर दे चुके हैं तो आइए देखते हैं हमारा भी आंसर क्या है। प्रश्न 2 है इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन ए कहता है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। नहीं, शुद्ध और मिलावट रहित की बात ही नहीं करता है, क्योंकि इको मार्क है, इको से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है, हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है, तो इसमें मिलावट से और शुद्धता से कोई मतलब तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन बी कहता है प्रोटीन से समृद्ध हो। बात तो पर्यावरण कर रहा है तो इसमें प्रोटीन कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, ये यूं ही गलत हो गया। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, इससे आर्थिक दृष्टि से कोई व्यवहार्यता से संबंधित नहीं है। कौन? इको मार्क। ये ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब
पर्यावरण के अनुकूल हो, कोई भी उत्पाद हो, कोई भी चीज हो, कोई भी पैकेट बंद हो, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ हो जो कि पर्यावरण से संबंधित उनके अनुकूल हो, हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है, जल्दी खराब होने वाली चीजें ना हो, ठीक है, तो उस ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये प्रश्न आप लोगों का पूछा हुआ है इको मार्क वाला, यूपीपीसीएस 2012 ने पूछा है, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। कब? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। इस बात का आप लोग खास ध्यान दीजिए कि यूपीपीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है और ये प्रश्न 2 का आंसर सी है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। प्रश्न नंबर 3 कहता है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसको हमने जब पॉइंट पढ़ा रहा था, वीडियो के शुरुआती में जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें बताए हुए हैं कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? किसके? साइलेंट स्प्रिंग के, ठीक है। आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरोलीन मर्चेंट, ठीक है, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रचेल कार्सन। ध्यान आ रहा है? पढ़ते ही आप लोग, राजगोपालन। देखिए इन तीनों में अलग है, एक अलग है महाराज, ठीक है। तो आप लोग के पास 3 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 3 का 3 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक पूछा हुआ है, जो कि 1962 में आंदोलन में प्रकाशित हुई थी और पर्यावरणीय आंदोलन को गति दी थी। कौन सी पुस्तक? साइलेंट स्प्रिंग। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से आप एक आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। अगर इसका आंसर दे चुके हैं कमेंट बॉक्स में, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक किस समय प्रकाशित हुई थी? 1962 में। कौन सी पुस्तक है? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, उसके लेखक कौन है? ठीक है, लेखक ही पूछा हुआ है, तो उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कहता है कैरोलीन मर्चेंट, नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। दूसरा है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी कहता है राजगोपालन, ये भी नहीं है। रचेल कार्सन, हम आपको पॉइंट जब समझा रहे थे तो उसमें बताए थे कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है आपके रचेल कार्सन। ऑप्शन सी इसका जवाब है, आंसर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, देखिए कैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, यानी ग्रीन आर्मी के बारे में पूछा हुआ है। तो ग्रीन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो ग्रीन आर्मी थी उसको किसने प्रारंभ किया है? आइए आप लोगों के पास ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, जरा प्रश्न नंबर 4 का आंसर दीजिए कि ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है, कौन सा देश प्रारंभ किया है। देश कंट्री पूछा हुआ है, तो कंट्री में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाक से। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि देश का नाम क्या है। सिर्फ ABCD से काम मत चलाइए आप लोग, थोड़ा देश का नाम भी लिखिए ताकि चीजें हैबिट में आए। चीजें अगर लिखेंगे तो यादें रहेंगी, क्योंकि माइंड कुछ सेकेंड तक कवर करेगा उसको। कि ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कवर करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी लिख देंगे, मतलब क्या आएगा? हम आप लोग के
समझबूझ के हिसाब से इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। और आप लोगों का जो प्रश्न नंबर 3 था ये यूपीपीसीएस पूछा हुआ है। आई थिंक 2020 में पूछा हुआ है। इसका जवाब दे दिए प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 का आप लोग जवाब दीजिए कि ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया था, कौन से देश ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आप लोग का समय समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण का ये भी एक फैक्ट है। आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। भाई किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए कहता है जापान, नहीं जापान नहीं है। ऑप्शन बी कहता है चीन, नहीं। ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों का आंसर सही है, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी लगाए हैं उनका सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया सही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया चीजें। और ये प्रश्न आप लोगों का पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है और 2014 में पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस किस समय पूछा हुआ है बच्चों? 2014 में पूछा हुआ है प्रश्न, है ना। इसी तरह से हम लोग कैसे प्रश्न को पढ़ना है, कैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, इसी तरह से पढ़ते हुए देखते हुए हम लोग चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो पर्यावरण का टॉपिक है उसका पढ़ रहे थे। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, हम लोग लगभग पर्यावरण खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर्यावरण में ही, पारिस्थितिकी से संबंधित जो चलेगा मामला, पारिस्थितिकी से संबंधित चलेगा। तो पर्यावरण ये लास्ट है। और हम लोग अब देखेंगे पर्यावरण में महत्वपूर्ण तथ्य जो बचा हुआ है उस पर हम लोग पॉइंट वाइज देखे हैं। अब प्रश्न उस पर सॉल्व करेंगे, P/Q देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं P/Q क्या है। ठीक है, तो हम लोग P/Q देखेंगे और P/Q को सॉल्व करेंगे, है ना। तो P/Q को सॉल्व कर रहे थे और ये इतना इंपॉर्टेंट P/Q है कि हम लोग इतना अच्छे से इसको कवर करेंगे कि पूछना है नहीं। ठीक है, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। P/Q के साथ पॉइंट वाइज आप लोग नोट्स बना के और इस चीज को देखते रहिए और अच्छे से समझते बुझते रहिए कि इसमें क्या है, कैसे है और क्या करना है। ठीक है, और हमारे साथ ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कैसे प्रश्न को हल करना है, कैसे प्रश्न को पढ़ना है, कैसे करना है। बस एक चीज आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग वो चीज फीलिंग करवाएंगे, वो चीज पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उस माहौल को ज्यादा हम लोग टारगेट कर रहे हैं जिसको एग्जाम हॉल में बैठकर आप लोगों को करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठकर तो देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ही कैसे प्रेशर होता है, कैसे गाइडलाइंस के साथ पढ़ना होता है प्रश्न, ताकि दोबारा ना पढ़े, हमें समय बचे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है, अगला प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों के सामने, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ठीक है, एक ग्रीन वॉश शब्द है, देखो इसको कैसे मार्क करना है। ग्रीन वॉश को आप लोग मार्क कर लिए, इंगित करता है। अब दोबारा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ग्रीन वॉश को माइंड में बैठा लीजिए और ऑप्शन को पढ़ते रहिए, ग्रीन वॉश से रिलेट करते रहिए। ठीक है, ग्रीन वॉश ऑप्शन ए है आप लोगों के पास, झूम कृषि को प्रोन्नति। ठीक है, झूम कृषि की प्रोन्नति। ठीक है, ऑप्शन बी है नदी जल का शुद्धिकरण। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है नदी जल का शुद्धिकरण। किससे संबंधित है, ग्रीन वॉश से है या नहीं, वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन सी कहता है हरियाली हटाना, ग्रीन वॉश से संबंधित है या नहीं। ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिखे। अब आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए कि ग्रीन वॉश इंगित करता है क्या। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग देखकर बताइए। तो
बहुत बेहतरीन सब ये सवाल है और पूछा हुआ सवाल है। यूपी पीसीएस 2017 में पूछा हुआ है, वो भी मेंस में पूछा हुआ है, जो कि वहीं से मेंस रिटर्न हो गया 2017 से ही यूपी पीसीएस में। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रीन वाश इंगित करता है क्या? आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। ग्रीन वाश इंगित करता है, क्या करता है भाई? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। तो आइए इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है और कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल एग्जाम हॉल में। देखिए प्रश्न एक है, ग्रीन वाश इंगित करता है। बस ग्रीन वाश को माइंड में बैठा लेना। ऐसे प्रश्न जब भी आए वन लाइनर टाइप में तो एक कीवर्ड को माइंड में बैठा लेना है और उसी कीवर्ड से ऑप्शन को रिलेट करना है। क्या करना है? रिलेट करना है। ठीक है, ग्रीन वाश ऑप्शन ए कहता है झूम कृषि की प्रोन्नति। नहीं भाई, ग्रीन वाश नहीं। ग्रीन वाश का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित कुछ भी वो करने जाना उसको न करना, यानी झूठा साबित होना, वो चीज संबंधित करता है ग्रीन वाश को। ठीक है, ऑप्शन बी है नदी जल का शुद्धिकरण। नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है हरियाली हटाना। नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऑप्शन डी आप लोगों का सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ही ग्रीन वाश से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं कब पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी पीसीएस 2017 मेंस में, यूपी पीसीएस 2017 मेंस में पूछा हुआ है। उस समय ये मेंस ऑब्जेक्टिव होता था और 2017 के बाद से ही रिटेन होना शुरू हो गया। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा हुआ है। जैसे क्या है कि ग्रीन वाश ये भी संबंधित है कि किसी भी संगठन या संस्थान जो भी हो अपने चीज़ों का पर्यावरण से संबंधित है ना, मतलब कि गुमराह करना कि ये करना कि नहीं हमारा प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये चीज़ें हैं, है ना, गुमराह करना लोगों को ही पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा देकर गुमराह करना ही ग्रीन वाश से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 2, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए हम कैसे प्रश्न को खींच रहे हैं और कहां तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि दोबारा हमें प्रश्न पढ़ना न पड़े। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के पास, ए 1 दिसंबर को, दिसंबर 1 को, ऑप्शन बी जून 5 को, ऑप्शन सी नवंबर 14 को, ऑप्शन डी अगस्त 15 को। हम इस प्रश्न को पॉइंट में पढ़ा चुके हैं 20 मिनट पहले इसी वीडियो में। ठीक है, जरा इसको आंसर दीजिए। आप लोग के पास 3 सेकंड का समय है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में जो है यूपी पीसीएस में 2-2 बार 3-3 बार पूछ चुका है ना। ये जो है आपका प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पीसीएस 2014 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है, और अन्य एग्जाम में भी पूछा हुआ है और अभी भी एग्जाम्स में आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और यूके पीसीएस भी पूछा हुआ है भाई इसी प्रश्न को, उत्तराखंड पीसीएस। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस भी पूछा हुआ है 2006 में। 2006 में उत्तराखंड पीसीएस पूछा हुआ है और 2007 में भी पूछा हुआ है। देखिए कितना लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे, है ना। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न 2 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बस विश्व पर्यावरण दिवस ही रख लीजिए माइंड में। फिर आइए ऑप्शन को रिलेट करते हैं। 1 दिसंबर को नहीं, 5 जून को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, नवंबर 14 नहीं, अगस्त 15 नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है?
समृद्धि की सीमा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समृद्धि की सीमा। ठीक है, इसको कीवर्ड को याद रखना है। कैसे? समृद्धि की सीमा से ही रिलेटेड होगा प्रश्न। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एक अवधारणा है, एक थॉट है, जो कि कोई दार्शनिक या कोई भी ऐसा कुछ आयोग वगैरह जो भी हो उससे संबंधित है ये, कि समृद्धि की सीमा किसने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी ब्रटलैंड आयोग, ऑप्शन डी एजेंडा 21। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रश्न नंबर 3 का आंसर दे चुके होंगे, समृद्धि की सीमा किसने प्रतिपादित किया है। तो देखिए कितना आसान आंसर हो गया है। ठीक है, समृद्धि की सीमा किसने प्रतिपादित किया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो नहीं दिए हैं वो जल्दी से दीजिए। ठीक है, मेरे प्रश्न पढ़ते वक्त आप लोग आंसर दे दीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग, एजेंडा 21। तो इसका आंसर ए होगा, क्लब ऑफ रोम। ये 1968 की बातें हैं, जो कि एक यूरोपीय वैज्ञानिक और दार्शनिक जो भी सब मिलकर जो है 1968 में समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, और ये प्रश्न आप लोगों का पूछ चुका है। समृद्धि की सीमा का जो प्रश्न है ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछ चुका है। किसमें? यूपीपीसीएस 2019 में। आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? यूपीपीसीएस 2019 में प्रश्न पूछ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि। देखिए संरक्षण कृषि को आप लोग को मार्क करना है, कैसे प्रश्न पढ़ना है एग्जाम हॉल में। सेम भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में, इससे छोड़ देना है। संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? है पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है भाई। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि है पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कहता है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। ठीक है, ऑप्शन 1 कहता है किससे संरक्षण कृषि संबंधित भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 कहता है कि एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। ऑप्शन 2 कहता है न्यूनतम जोत को अपनाना। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। ऑप्शन 2 देखिए न्यूनतम जोत को अपनाना। ऑप्शन 3 कहता है बागानी फसलों की खेती का परिहार। ठीक है, ऑप्शन 4 कहता है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन 4 कहता है कि मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। इतना आप लोग समझ पाए। ऑप्शन 5 कहता है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं कि स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। इन 5 ऑप्शन में से कौन कौन ऑप्शन आते हैं? किसके अंतर्गत? संरक्षण कृषि के अंतर्गत। किससे संबंधित है? भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में। जरा आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और आप लोग के पास कूट है, कूट ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 2, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 5। इन कूट में से आप लोग आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का आप लोग के पास समय है। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और ये प्रश्न आपके आईएएस 2018 में पूछ चुका है। ठीक है, आईएएस 2018 यानी यूपीएससी ने पूछ चुका है 2018 में प्रश्न। हो ना हो बिहार पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस क्यों नहीं पूछ सकता है? जरूर पूछ सकता है इसको। 2018 को आईएएस में पूछा हुआ है तो जरूर पूछ सकता है, पूछने लायक बन रहा है, क्योंकि ये फैक्ट है भाइयों।
पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन टपकेगा, जरूर टपकेगा। यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या आरपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस में हो, जरूर टपकना चाहिए इसको, और टपकेगा, देखिएगा। बस आप लोग इसको ध्यान से लगाइए कि कौन ऑप्शन सही हो सकता है संरक्षण कृषि संबंधित। संरक्षण कृषि का आप लोग ये भी जान लीजिए कि संरक्षण कृषि का मतलब भी ये होता है जिसमें लागत को कम रखते हैं, ठीक है, और लाभ के पर्पज से उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक है, लाभ के पर्पज से यह संरक्षण कृषि लाई जाती है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये, आईएएस 2018 में पूछा हुआ है। लेकिन हाँ, हम लोग इतना पढ़े हैं अब तक, इतना समझ चुके हैं एक प्रश्न को सॉल्व करते करते कि अब इस प्रश्न को सॉल्व करने लायक हम लोग हो चुके हैं। ठीक है, ये नहीं देखना है कि नहीं सर ये नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए, ये नहीं किए, सब पढ़ाया गया है, पॉइंट वाइज में सब पढ़ाया गया है, प्रश्न को सॉल्व करते हुए सब बताया जा रहा है। देखिए मेन क्वेश्चन हम यहाँ पे ला रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आयोग की नजर है, जिसपे पूछ सकता है, उससे संबंधित बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगी, पर्यावरण चलेगा, हर एक सब्जेक्ट चलेगी। और हमारी टीम द्वारा लगभग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट चल ही रहा है, आपका हिंदी भी चला रहा है सीसेट के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हिस्ट्री भी शुरुआत हो गई है और जल्द ही आप लोग का जियोग्राफी सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा। हम लोग एग्जाम अभी उसे एकदम कर रहे हैं, एग्जाम आते आते हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम हॉल की तरफ फीलिंग कर लेंगे कि कुछ समझने और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, क्या कहता है कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 कहता है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। ठीक है, ऑप्शन 2 कहता है न्यूनतम जोत को अपनाना। ऑप्शन 3 कहता है बागानी फसलों की खेती का परिहार। ऑप्शन 4 कहता है, ठीक है, ऑप्शन 4 कहता है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। ये हो गया। ऑप्शन 5 कहता है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। मतलब स्थानिक या कालिक के अनुसार फसल अनुक्रमण को, फसल चक्र को अपनाना, जैसे फसल चक्र को अपनाना, लगातार धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, ऐसी चीज़ें को फसल अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, नहीं, परिहार का मतलब होता है हटाना, छोड़ना चीज़ें। ठीक है, ये नहीं है। न्यूनतम जोत को अपनाना, हमारे भारत में ये चीज़ सक्सेस है, न्यूनतम जोत को अपनाना, और ज़्यादा संख्या भी इसकी है, न्यूनतम जोत को अपनाना। बागानी फसलों की खेती का परिहार, बागानी फसलों की खेती का परिहार भाई कैसे कर दोगे, छोड़ोगे काहे, गलत हो गया। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल का, अगर फसल का जो अवशिष्ट बचा है, मतलब कि जो फसल काटने के बाद बची है, उससे अगर मृदा को ढकेंगे तो पानी भरेंगे तो सड़ेगी, गलेगी, खाद बढ़ेगी, मृदा की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 2 सही है, और 5 देखिए स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना, बिल्कुल सही है। स्थान के अनुसार, जैसे कहीं का जलवायु है कि वहाँ केवल धान ही होता है, बाकी समय में बाढ़ आ जाती है, और कहीं का ऐसा जलवायु कि जहाँ केवल गेहूँ आता है, धान नहीं हो पाता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। भारत में ये भी है जगह। ठीक है, कौन कौन ऑप्शन सही हो गया आप लोगों का, 2, 4, 5, 2, 4, 5 आप लोगों को कहीं इसमें से दिख रहा है, ABC में से 2, 4, 5, ऑप्शन सी आप लोगों का सही है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। पर्यावरण आज ख़त्म होता है यहीं। हम लोग पॉइंट वाइज उसका थ्योरी सब्जेक्टिव भी देखे हैं और PYQ प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी पढ़े हुए हैं, एकदम बढ़िया से सॉल्व किए हैं। जैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व कैसे करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कौन सी की पॉइंट प्रश्न का हमें याद रखना है, जिसको ऑप्शन से रिलेट करना है। ठीक है, मैं सब बता दिया हूँ। बाकी अब आगे नेक्स्ट क्लास में चलेगी पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे और टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, और उसका
एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे टू दी पॉइंट, और उसका पी बाई क्यू जितने भी पारिस्थितिकी के चैप्टर हैं, टॉपिक वाइज पी बाई क्यू चलेगा। ठीक है, आप लोग आना न भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बेहतरीन करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और आप लोग को जो डिमांड चाहती है, जो जैसा पढ़ने का मन कर रहा है वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम लोग और सुधार करें। आप लोग भी बताइए, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, कि कैसी क्लास रही। ठीक है, आज यहीं पर्यावरण को समाप्त करते हैं हम लोग।